और इस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर, तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज चेन्नई में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके प्रमुख ई पलानीस्वामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सीटों का बंटवारा बाद में चर्चा के बाद तय किया जाएगा। आज एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर एनडीए के नाते लड़ेंगे। और इस ताज़ा डेवलपमेंट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। पहले भी एनडीए के साथ रह चुके हैं एआईएडीएमके, हालांकि बीच में काफ़ी उठापटक भी देखने को मिली। तो अब ये जो गठबंधन हुआ है तमिलनाडु के पॉलिटिक्स के लिहाज से, और 1 साल का वक्त है अभी चुनाव तक, कितना बड़ा डेवलपमेंट इसे आप मानते हैं? बिल्कुल, ये बहुत बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तमिलनाडु राजनीति में एक नया मोड़ है, क्योंकि पिछले महीना मार्च 26 तारीख को एडपाडी पळनिसामी ने दिल्ली गए थे। दिल्ली में अमित शाह जी के साथ लंबा बातचीत हुई थी। उसके बाद तभी ये एक्सपेक्टेशन था कि तुरंत कुछ अलायंस की घोषणा होगी, लेकिन इस तरह कुछ नहीं हुआ। और लग रहा था कि ईपीएस कुछ शर्त रखे थे जिसको बीजेपी के हाईकमांड विचार कर रही थी। अब जाके कल रात को चेन्नई पहुंचे थे अमित शाह जी, और कल रात से लेकर आज दिन 3-4 बजे तक लगातार बातचीत जारी रही। और इस बीच में तमिलनाडु के नए बीजेपी अध्यक्ष की चुनाव की डेट ऐलान हुआ, और आज नामांकन भरा गया। एक ही नेता नामांकन भरे, और जिन नेताओं को माना जाता है कि उनके राइवल्स हैं, वो अन्नामलाई हो, वानथी श्रीनिवासन हो, सब ने मिलकर सर्वसम्मति से उनकी नॉमिनेशन को उसके ये किए हैं, सेकंड किए। तो कल औपचारिक तौर पे उनको तमिलनाडु भाजपा के नेता के रूप में घोषणा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये जो लगातार जो बातचीत चली, जिसमें अमित शाह स्वयं कंट्रोल ले लिए थे, आज चेन्नई में जाके, मतलब कल से लेकर आज शाम तक वहां कैंप करके इसको पहले जल्दी से जल्दी करने का उद्देश्य यही है, क्योंकि बीजेपी के सामने 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां चुनाव आ रहा है, जब और बीजेपी मानती है ये बड़ी चुनौती है। एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा केरल। अब ये तीनों राज्यों में भाजपा का यही है कि किसी तरह तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो, या वामपंथी या कांग्रेस जो भी हो केरला में, उनको जबरदस्त मुकाबला करना है। और तमिलनाडु की परिस्थिति ऐसी है, देखिए सितंबर 2023 में अनेक कारण के, मतलब बहुत कुछ कारण थे। ईपीएस ने एनडीए गठबंधन छोड़ के अलग से चुनाव लड़ने की तैयार की थी, लोकसभा चुनाव, और ये सोच के गए कि अगर वो बीजेपी छोड़ देंगे तो अल्पसंख्यक का वोट जो है तमिलनाडु में उन पार्टी को मिलेगा, एआईएडीएमके। और उस समय ये कहा जाता था कि ईपीएस और अन्नामलाई, जो तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं अभी और कल तो चेंज हो जाएंगे, उनके बीच में जो पर्सनल ईगो क्लैश, जिसके वजह से ये गठबंधन ना हो पाया और दोनों को नुकसान हुआ। क्योंकि बाद में जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स एनालाइज किया गया, अगर गठबंधन होता, एडीएमके और बीजेपी गठबंधन होता, तो कम से कम 8 से 10 सीट जीत सकते थे, 12 भी जीत सकते थे। और इसके कारण एडीएमके में भी कई विचार हुआ, और यहाँ बीजेपी में भी लगातार ये लगा कि इस बार तमिलनाडु असेंबली चुनाव जो अप्रैल 2026 में होने वाली है, इस चुनाव में अगर इकट्ठे नहीं जाएंगे, इसका मतलब 10 साल हम पीछे हो जाएंगे, जिसका वो कतई मंजूर नहीं था बीजेपी हाईकमांड को। इसलिए अन्नामलाई को भी कहा गया, क्योंकि अन्नामलाई विरोध कर रहे थे, ईपीएस के साथ नहीं जाना है, एडीएमके के साथ नहीं जाना है, अकेले लड़ना है। लेकिन बीजेपी हाईकमांड ने तय किया कि एक बार हम देख चुके हैं, इस बार हम डीएमके को किसी हाल पे जो ऑपोजिशन वोट की जो बंटवारा है उसको हमें स्टॉप करना है। क्योंकि अभी देखिए वहां एक नया पार्टी भी आ गया, एक एक्टर है विजय, उनके नाम पे एक और एक पार्टी भी शुरू हुई है। क्योंकि डीएमके के लिए ऑपोजिशन वोट अगर बंटवारा हो जाती है तो उनके लिए सबसे आसान है काम। जी।
शेखर जी, पिछली बार जहां तक मुझे ध्यान आता है 20 सीट पर बीजेपी लड़ी थी, 173 पर एआईएडीएमके थे और बाकी छोटी छोटी बहुत सी पार्टियां थी, उनको मिलाकर एनडीए का यही स्वरूप था वहां पर। इस बार आपको इसमें कुछ रद्दोबदल नज़र आता है, और जो आप थर्ड फैक्टर बता रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट होगा विजय की पार्टी? देखिए, विजय की पार्टी मैदान पे उतरने का कारण ही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके पीछे डीएमके है, क्योंकि डीएमके चाहती है कि ऑपोजिशन की वोट्स डिवाइडेड रहे। आज की जो डेवलपमेंट है, जो अमित शाह जी ने चेन्नई में जाके पूरा एग्रीमेंट करके जो आ रहे हैं वापस, इससे ज्यादा घबराहट डीएमके के फ्रंट में हुआ है, क्योंकि ऑपोजिशन वोट अगर डिवाइड हो जाएगी, इनकी जो सपना है कि 200 से ज्यादा सीटें जीतनी है, वहां के कुल मिला के सीट 234 है, और इस बार डीएमके का लगता है कि भाई हम हैट्रिक भी कराएंगे और 200 सीट जीतेंगे, बट उसके लिए ऑपोजिशन डिवाइडेड होनी चाहिए। अब ये पहला कदम है, ऑपोजिशन की कंसोलिडेशन होगी। इसका मतलब बाकी पार्टीज हैं, वो भी सोचेंगे भाई हमें किसी ना किसी अलायंस में जाना पड़ेगा। और दूसरी डेवलपमेंट आज हो रही है, मैं बताना चाहता हूं, वो है एक पार्टी का नाम है पाटाली मक्कल कच्ची, यानी पीएमके। इस जी। पार्टी में भी एक बड़ी झगड़ा चल रही है। जो जो मुखिया है वो है डॉक्टर रामदास, और उनके बेटे अनबुमणि रामदास, जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, यूपीए काल में भी और एनडीए काल में भी। बाप और बेटे के बीच में झगड़ा चल रहा है कि बीजेपी के साथ समर्थन करने में। बेटे जो डॉक्टर अनबुमणि रामदास, वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जाना है, लेकिन फादर जो है, जो डॉक्टर रामदास जो है, वो चाहते हैं कि हम डीएमके के साथ जाएं। अब ये जो डेवलपमेंट के बाद हो सकता है कि पीएमके यानी पटाली मक्कल कच्ची में ही एक टूट आ जाए। एक फादर सोच लेंगे कि हम डीएमके के साथ जाए और दूसरा बीजेपी के साथ आ सकते हैं। इसका मतलब देखिए, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो अलायंस की आज घोषणा है, तमिलनाडु पॉलिटिक्स में एक बड़ी चर्निंग शुरू कर दी है। इसके साथ साथ आज ऐसा एक दिन है, मैं बताना चाह रहा हूं कि डीएम के अंदर जो टर्मोइल चल रही है, जो आज देखिए, जी जी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक बड़ा कदम लिया है। अपने जो मंत्री है पोनमुडी, उनको पार्टी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पद से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी सेक्सिस्ट कमेंट की थी, जिसकी आपत्ति उनकी बहन कनिमोई ने उठाया कि इस तरह के बयान, जो बयान वही सनातन धर्म वाला टाइप है। जी जैसे जी। सनातन धर्म के बारे में जो जिस तरह की टिप्पणी उदयनिधि स्टालिन ने किया था, उसी टाइप है। लेकिन इस बार स्टालिन ने तुरंत कार्रवाई कर दी, उनको हटा दिया है। इसको लेकर पार्टी उठल पटल चल रही है। जी जी। तो ये तमिलनाडु में जो चुनाव होने वाले हैं उसका आप एक तरीके से मान सकते हैं कि बिगुल है। हालांकि तमिलनाडु में तो राजनीति चली रही है, लेकिन देश की नज़र भी अब खास तौर पर तमिलनाडु पर होगी। शेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। फरवरी में इकोनॉमी की रफ्तार, प्रोडक्शन की रफ्तार सुस्त दिखाई दे रही है। फरवरी में आईआईपी ग्रोथ 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। आईआईपी ग्रोथ 5.2% से घटकर 2.9% पर आ गई है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 5.8% से घटकर 2.9% हो गई है। माइनिंग ग्रोथ 4.4 से घटकर 1.6% पे आ गई है। प्राइमरी गुड्स की ग्रोथ 5.5% से घटकर 2.8% पर आ गई है। कैपिटल गुड्स और इंफ्रा गुड्स ग्रोथ भी घटी है, ऐसा देखने को मिला है। इधर अमेरिका ने भारत समेत अन्य देशों को भले ही टैरिफ से 90 दिन की राहत दे दी हो, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर गहराता जा रहा है। चीन ने यूएस के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ फिर से बढ़ा दिया है। चीन ने अतिरिक्त टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125%, 125% कर दिया है। यह टैरिफ कल से लागू भी हो जाएगा। इसके अलावा चीन ने WTO में अमेरिका के खिलाफ नई शिकायत भी दर्ज करा दी है। और यूएस टैरिफ पर 90 दिन की राहत से बाजार ने शानदार कमबैक किया है। आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी में करीब 2% तक की बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 1310 पॉइंट चढ़ा। निफ्टी ने 429 पॉइंट की बढ़त हासिल की है। बैंक निफ्टी में भी 1.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। और मिड कैप इंडेक्स की बात करें, करीब 2% तक इसमें भी बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.5% से ज्यादा की तेजी रही। बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स में बढ़त के साथ आज क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। और बाकी डिटेल बता रहे हैं यतिन मोता।
क्लियरली इस हफ्ते जिस हिसाब से भारी उठापटक थी, बाजार का क्लोज जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। हफ्ता जो है क्लियरली आपको एक मिनिमम लॉस के साथ सलटता हुआ नजर पड़ा। गेनर्स की बात करें तो बजाज ग्रुप की कंपनियां, चाहे वो बजाज ऑटो हो, बजाज फाइनेंस हो, दोनों ही काउंटर्स में 2 से 2.5% की इंट्राडे तेजी आपने देखी। इसके अलावा ट्रेंट और मारुति सुजुकी जैसे काउंटर्स में भी काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अगर हम फ्लिप साइड की बात करें तो ऑब्वियसली कमज़ोर नतीजों के बाद टीसीएस में आधे % की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा एशियन पेंट्स और अपोलो हॉस्पिटल जैसे काउंटर में ऊपर के लेवल से बिकवाली हावी रही। अगर हम मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट की बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छी खरीदारी का मूड माहौल था। 2 से 3% मिड कैप और स्मॉल कैप्स आपको चढ़ते हुए नजर पड़े। यहाँ अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें तो पीआई इंडस्ट्रीज एफएनओ का टॉप गेनर 10% गेन यहाँ देखने को मिला। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एसआरएफ और सोना बीएलडब्ल्यू जैसे काउंटर्स में आपको अच्छी खासी खरीदारी का मूड माहौल देखने को मिला। फ्लिप साइड पे अगर हम लूजर्स की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, मुथूट फाइनेंस, आरबीआई के सर्कुलर के बाद मैक्स हेल्थ केयर और एस्ट्रल जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली रही। तो ट्रंप के टैरिफ वॉर और टैरिफ पॉज के बीच क्या करे रिटेल निवेशक? आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। ट्रंप का टेरर क्या खत्म हो गया? 7:57 पर। और साल 2025 में भी सोना निवेशकों को माला माल कर रहा है। अप्रैल के 11 दिन में सोने ने 4 दिन रिकॉर्ड हाई बनाए हैं। आखिर सोने में तेजी के क्या कारण हैं, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। सोना ऑल टाइम हाइस पे कारोबार कर रहा है। डॉलर में, रुपए में, जापानीज येन में, चाइनीज युआन में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, यूरो में और बाकी बहुत सारी करेंसीज में। जो सोने की ये तेजी है जो हमने 2025 में आते हुए देखी है, उसके पीछे 10 रीजंस हैं और बाजार को लगता है ये 10 रीजंस आगे भी जारी रहेंगे इस साल में सोने को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। सबसे पहले जो यूएस और चीन के बीच में जो बढ़ते तनाव हैं, उससे अच्छा खासा उछाल हमने यहाँ पर सोने में आता हुआ देखा है। साथ ही साथ यूएस ने चीन पर जो अब 145% का टैरिफ लगाया है और चीन ने यूएस के ऊपर 84% का टैरिफ लगाया है। बाजार को लगता है ये स्लो डाउन तो लेकर आएगा ही, साथ ही रिसेशन या स्टैगफ्लेशन की चिंताएं भी ला सकता है। तीसरा पॉइंट है कि ट्रंप ने जो बाकी देशों को 90 दिन की रोक लगाई है या पॉज दिया है, वो 90 दिन अनसर्टन रहेंगे। 90 दिन के बाद कैसे टैरिफ होंगे, किस कंट्री पे कम होंगे, किस तरह के एग्रीमेंट्स आते हैं, उस अनसर्टनिटी का फायदा सोना उठा सकता है। साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं यूएस मार्केट्स में आती हुई, उसका भी फायदा सोना लेता हुआ नजर आएगा। हमेशा हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन के समय में लोग सोने में यहाँ पर हेज करते हैं और ये समय कोई बहुत डिफरेंट नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पर 2025 में हमने चाइना की तरफ से यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी आते हुए देखी है। इंश्योरेंस फर्म्स की तरफ से यहाँ पर बाइंग है और अब तक ईटीएफ में चाइना की खरीदारी $1 बिलियन की हो चुकी है और ये लगातार इस हफ्ते भी जारी है। साथ ही साथ बाजार को यह भी लगता है कि यूएस आगे जाकर इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है और एक रेट कट तो यहां पर जून में ही आ सकता है, तो उसका फायदा यहां पर सोना उठाएगा। 7th पॉइंट यहां पर ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक बाइंग का है, जहां पर पिछले 3 सालों में ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड गोल्ड बाइंग करी है 1000 टन के ऊपर हर साल में। इस साल शायद ये कम रह सकती है, लेकिन खरीदारी तो जारी रहेगी। आगे चलें तो यहाँ पर ग्लोबल अनसर्टनिटीज भी हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं, वॉर्स चलती हुई नजर आई हैं, उसका भी एक प्रीमियम यहाँ पर सोना अपने साथ आगे जाता हुआ कैरी करेगा। एंड देन डॉलर इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। यहाँ पर एज ऑफ नाउ ये 6 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी गिरावट और आई तो ये 3 साल के लोज पर आ जाएगा, जिसका भी पूरा फायदा हमने यहाँ पर सोने में आता हुआ देखा। एंड फाइनली मेरा 10th पॉइंट ये है कि हम जिस तरह का यूएस का डेट देख रहे हैं जो कि $36 ट्रिलियन का है, ये नवंबर के महीने में रिकॉर्ड हाइज क्रॉस कर चुका था। और सिर्फ यूएस ही नहीं, वर्ल्ड डेट जिस तरह से एज ऑफ नाउ खड़ा है, वो भी लगातार यहां पर सोने को आगे जाकर सपोर्ट करेगा। तेज उतार चढ़ाव के बीच बाजार में निवेशकों का भरोसा भी कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एएमएफआई ने मार्च म्यूचुअल फंड निवेश का डेटा जारी किया है। इसमें इक्विटी एमएफ इनफ्लो 11 महीने के निचले स्तरों पर पहुंच गया है। साथ ही एसआईपी इनफ्लो में भी गिरावट है। ज्यादा डिटेल बता रहे हैं यतीन मोता। अगर हम म्यूचुअल फंड डेटा की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत एक स्लो डाउन का इन्फ्लक्स होता हुआ दिखाई पड़ा है। मार्च का महीना ऐसे होता है जहां आपके टैक्स प्लान करते हैं, पूरे वित्त वर्ष का जो लेखा जोखा है वो देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको वो मंथ का इम्पैक्ट भी आता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम इक्विटी इनफ्लो की बात करें तो 11 महीनों के निचले स्तर पे है, जो 14% घट के लगभग 25,000 करोड़ रुपए के आसपास महीने दर महीने बेसिस पे आते हुए दिखाई दिए हैं। जो थीमेटिक फंड्स हैं जिनके एनएफओज काफ़ी
टाइम से आ रहे थे। मार्च में कोई बड़ा एनएफओ लॉन्च नहीं हुआ, जिसके कारण आप इन थीमेटिक फंड के निवेश में लगभग एक बड़ा 97% का जो है फॉल देख रहे हैं। हालांकि एसआईपी निवेश जो है वो बरकरार है। पिछले महीने ये राशि लगभग 26,000 करोड़ के आसपास की थी और इस टाइम भी लगभग 25,900 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा आपको ये राशि बनती हुई नजर पड़ रही है एसआईपी अकाउंट्स में। हालांकि 51 लाख एसआईपी अकाउंट जो है बंद किए गए मार्च के महीने में, उसके बावजूद आपको मंथ ऑन मंथ जो है फिगर लगभग ही फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इक्विटी फंड्स की, तो फरवरी में लगभग 30,000 करोड़ का इन्फ्लो यहाँ देखने को मिला था, लेकिन इस महीने जो मार्च का डेटा है वो लगभग 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। अगर हम लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ भी आपने ओवरऑल फ्लो में थोड़ा मॉडरेशन देखा है। 2800 करोड़ से घट के ये राशि लगभग 2450-2480 करोड़ रुपए के आसपास आते हुए नजर पड़ी है। हालांकि जो स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स हैं यहाँ फ्लोज इंप्रूव हुए हैं। फरवरी के मुकाबले मार्च में आपने स्मॉल कैप फंड्स में एक बढ़ोतरी देखी है और उसी तर्ज पे अगर हम मिड कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ भी आपको ओवरऑल फ्लो बढ़ते हुए नजर पड़े हैं ऑन अ ओवरऑल बेसिस। हालांकि जो हाई का नंबर था वहां से थोड़ा बहुत आपने एक डिक्लाइन जरूर देखा है। अगर हम एयूएम की बात करें तो यहाँ भी क्योंकि मार्च के महीने में अच्छी तेजी देखी थी, 65 लाख करोड़ रुपए के आसपास ये फिगर भी आता हुआ नजर पड़ा है, जो कि फरवरी के मुकाबले थोड़ा बेहतर दिखाई पड़ रहा है। इधर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर भारत सरकार की लगातार बातचीत चल रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, सरकार देश हित को ऊपर रखकर ही समझौते पर बात कर रही है। And obviously trade talks proceed when both sides are sensitive to each other's concerns and requirements. And I can only share with you that all our trade talks are going on, progressing well in the spirit of India first and to ensure our pathway to Viksit Bharat 2047 in the Amrit Kal. भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, ऐसा वाणिज्य मंत्री भी कह रहे हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 90 दिन के भीतर अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कुछ हिस्सों पर सहमति बन सकती है। डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने सुना कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ये कह रहे थे कि इस जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेकर कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं गवर्नमेंट सोर्सेज से वो ये बता रहे हैं कि जो 90 दिनों का पॉज लगाया है यूएस ने, इस दौरान इसमें कुछ जो हिस्से हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के उन मुद्दों पर सहमति बन सकती है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है इस बातचीत को लेकर उस पर सहमति ऑलरेडी बन चुकी है। लिहाजा जो कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, यानी कि जो चीजें आसानी से हो सकती हैं, उन सभी चीजों पर जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के दायरे में आती हैं उस पर सहमति बन सकती है। हालांकि जो डेडलाइन था इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का वो फॉल एंड था, यानी कि अक्टूबर महीने तक होना था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस साल के एंड तक यानी कैलेंडर ईयर के अंत तक दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर सहमति बन सकती है। तो कुल मिलाकर ये काफी अच्छी खबर है और देखा जाए तो भारत जिस तेजी से इस दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है उसमें ये प्रगति दिख रही है। और हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार बातचीत चल रही है और दोनों देशों के जो नेगोशिएटिंग टीम है वो आपस में इस दौरान कई बार विजिट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड टॉक्स को लेकर काफी एक तरह से तेज गति से प्रगति हो रही है और बहुत हद तक संभव है कि इस साल के कैलेंडर ईयर के अंत तक जो बीटीए है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट उसमें सहमति बन जाए। इधर नीति आयोग ने भारत के ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के लिए फिस्कल इंसेंटिव्स देने की सिफारिश की है। नीति आयोग ने ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के ग्लोबल वैल्यू चेन पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का दायरा बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है। नीति आयोग के सदस्य अरविंद बिरमानी से बातचीत की रोहन सिंह ने। एक तो है R&D की R&D की इंसेंटिव कुछ 10-20 साल पहले होता था जिसको हम कहते थे डबल डिडक्शन फॉर डूइंग R&D। तो इसमें डबल डिडक्शन तो नहीं है पर कुछ सजेशन हैं कि ये रीइंट्रोड्यूस करनी चाहिए, खास करके जो फ्रंटियर एरियाज हैं जो क्लियरली है
क्योंकि वहाँ पे इसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगा। तो एक तो ये है। दूसरा है उसको कह सकते हो सक्सेसर टू द PLI या जो भी कहो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जहाँ पे PLI मेरे हिसाब से सक्सेसफुल हुई है वो है जहाँ पे स्केल को बढ़ाना था और उसको मिनिमम एफिशिएंट स्केल पे लाना था। तो वो आइडिया जो है, जो हमें लगता है कि ये सक्सेसफुल हुआ है, तो वो ये कंपोनेंट्स के लिए भी उसमें देखा है कि जहाँ पे PLI नहीं है, तो जैसे नई कंपोनेंट स्कीम बनी है, राइट, तो कई कंपोनेंट्स में स्केल चाहिए होता है। और खास करके सब लोगों को पता है कि चीन ने कई चीज़ों में स्केल बनाया है, पर ये ज़रूरी नहीं होता कि बिल्कुल उनके स्केल को मैच करे। हमारा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम एफिशिएंट स्केल। तो आइडिया ऑफ इंसेंटिव है कि ये नहीं हम इंसेंटिव देते जाएं, पर जब तक वो जहाँ पे हैं उससे लेके मिनिमम पे पहुंच जाएं, उसके बाद ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ताकि ये ना हो कि वो उसी पे खाते रहे और मोटे होते रहे। आई मीन इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग। जो डिस्कशन चल रही हैं, 3 चल रही हैं, UK के साथ, EU के साथ और US के साथ। तो जितनी जल्दी वो होगा, एटलीस्ट ये पोर्शन ऑफ अनसर्टेनिटी चली जाएगी। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। For an India that's chasing its dreams, this is the drive of your dreams. Introducing the all-new Skoda Kailak. Own your dream. Skoda. Jio Unlimited offer. अब unlimited 5G data के साथ free cricket, free home fiber trial. Come on India, Jio Digital Life. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। घूमने के शौकीन लोगों के लिए अप्रैल का महीना खास मौका लेकर आया है। इस महीने 2 लंबे वीकेंड्स आ रहे हैं। पहला लॉन्ग वीकेंड कल से शुरू हो रहा है, जबकि दूसरा लॉन्ग वीकेंड अगले हफ्ते शुरू होगा, अगले हफ्ते है। अगर आपने अब तक प्लानिंग नहीं की है तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। रोहन सिंह आपको कुछ ऐसी जगह बता रहे हैं जहां आप दिल्ली से सिर्फ कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं और लंबे वीकेंड में छुट्टियों का मजा ले सकते हैं। अप्रैल का महीना लेके आया है 2 अच्छे मौके सैर सपाटे के। 2 लॉन्ग वीकेंड हैं इस महीने में। जो पहला लॉन्ग वीकेंड है वो तो कल से ही शुरू हो रहा है, 12 से 14 अप्रैल के बीच, शनिवार, रविवार और उसके बाद सोमवार, जो कि अंबेडकर जयंती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद ये थोड़ी देर हो गई, हम तक प्लानिंग नहीं कर पाए, तो एक और मौका आ रहा है। ये मौका है 18 से 20 अप्रैल का। शुक्रवार को गुड फ्राइडे है और उसके बाद अगर आप सैटरडे संडे को मिला लेते हैं तो 3 दिन की आपको छुट्टी मिल रही है। और अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा और ले लेते हैं इन दोनों ही लॉन्ग वीकेंड्स में, तो आपके पास 4 दिन के मौके हैं, जो काफ़ी है किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक्सप्लोर तो कर रहे हैं लेकिन जाएं कहाँ, तो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पे है। और दिल्ली में जहाँ इस वक्त आपको तापमान 35 से 40 डिग्री का दिख रहा है, वहीं इन जगहों में थोड़ी सी ठंडक है। यहाँ जो औसत तापमान है ये अभी भी 20-25 के लगभग तापमान है और काफ़ी सुकून मिलेगा अगर आप दिल्ली से वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये डेस्टिनेशंस कौन से हैं? सबसे पहले हम आपको बताते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये जो मौसम है, ये जो आमतौर पे अप्रैल से जून का जो मौसम माना जाता है, ये टाइगर साइटिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आमतौर पे टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकलते हैं और उन्हें देखने का एक अच्छा मौका यहाँ पे मिलता है। साथ ही अब यहाँ जाएं कैसे, तो ट्रेन और बस ये दोनों के ही विकल्प यहाँ पे मौजूद हैं। आप दिल्ली से जा सकते हैं और जो सबसे नियरेस्ट यहाँ पे रेलवे स्टेशन है वो है रामनगर, उसके थोड़ी ही दूर पे आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मिलेगा। अब अगर आप जाएं तो खर्चा कितना होगा, तो औसतन अगर आप चाहे बस से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं, आपको लगभग एक अच्छी डिसेंट बस में या लग्जरी बस में 1500 रुपये का 1 वे का किराया आपको जिम कॉर्बेट पहुँचने में लगेगा। स्टे थोड़ा महंगा है, 4000 से 8000 के बीच आपको एक डिसेंट सा होटल मिलेगा, लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अपने बजट के हिसाब से आप चुन सकते हैं।
जो दूसरा डेस्टिनेशन हम आपके लिए लेके आए हैं ये है नैनीताल। जी हाँ, झीलों की नगरी, आप पहाड़ी वादियों का आनंद ले सकते हैं। और सबसे खास बात है, दिल्ली से जाना बहुत आसान है। वहाँ पे कई सारी लग्जरी बसेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो सबसे पास का रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम, लगभग 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप वहाँ पे जा सकते हैं। ट्रैवल खर्च कितना आएगा? तो 1500 से 2000 के बीच आप किसी भी अच्छी लग्जरी बस में आप ट्रैवल खर्च कर सकते हैं। वन वे का किराया है ये। स्टे आपको लगभग 3000 रुपये से शुरू होता है। इसके बाद करते हैं हम एक और डेस्टिनेशन की, वो है लैंसडाउन। काफ़ी सुकून मिलेगा यहाँ पे। साइलेंट वैली है, यहाँ पे वॉर मेमोरियल है और दिल्ली से पास है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुकून आपको यहाँ मिलेगा, भीड़ भाड़ से दूर। ट्रैवल खर्च भी कम है, लगभग आप 1000 रुपये में दिल्ली से लैंसडाउन पहुँच सकते हैं अगर आप किसी अच्छी बस को लेते हैं तो। खर्चा जो है लगभग 3000 से 6000 रुपये तक का स्टे का खर्च है। इसके बाद का डेस्टिनेशन है शिमला। शिमला की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अभी भी 15 से 20 डिग्री का है, जबकि दिल्ली में आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है, 40 के लगभग पहुँचने वाला है। ट्रैवल खर्च लगभग 1500 रुपये। यहाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा कई सारी बसेस मिलेंगी। स्टे थोड़ा महंगा है क्योंकि एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आपको यहाँ पे 4000 से 8500 रुपये तक का स्टे आपको यहाँ पे मिलेगा। और लास्ट में हम बात करते हैं धर्मशाला और मैक्लोडगंज की। यहाँ पे धौलाधार की वादियाँ हैं, भागसू वाटरफॉल है और सबसे खास बात एक तिब्बतन कल्चर का अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो ये वो जगह है। यहाँ पर जो अच्छी लग्जरी बसेस में अगर आप जाते हैं किसी अच्छी तो वहाँ पर आपको लगभग 2000 रुपये का किराया देना पड़ेगा और स्टे लगभग 3500 से 7000 रुपये का है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो दिल्ली के पास हैं, लेकिन आप किसी और शहर में रहते हैं तो अपने आसपास के उन डेस्टिनेशंस को देख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि चूंकि 2 अच्छे मौके आ रहे हैं, लॉन्ग वीकेंड आ रहे हैं, तो इस मौके को गवाएं नहीं, बल्कि सैर सपाटे में कहीं ना कहीं अपने आसपास एक्सप्लोर जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 50वें दौरे पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने काशी में हाल ही में हुई गैंगरेप की घटना को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट ली। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने 3880 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही 2255 करोड़ रुपए की लागत वाली 25 नई परियोजनाओं की नींव भी रखी। पीएम मोदी ने कहा कि काशी ने अपनी विरासत को सहेजते हुए प्रगति की मिसाल कायम की है। ये शहर सिर्फ पुरातन नहीं बल्कि प्रगतिशील भी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। और 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को आखिरकार भारत ले आया गया है। आज राणा से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राणा को 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा है। 64 साल के राणा को कल स्पेशल विमान से अमेरिका से लाया गया था। देर रात पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में मामले की सुनवाई की और रात 2 बजे फैसला सुनाते हुए एनआईए को उसकी कस्टडी दी। करीब 17 साल बाद मुंबई हमले के गुनहगार को भारत की जमीन पर लाना आसान नहीं था। देखिए ये खास रिपोर्ट। आंखों पर चश्मा, चेहरे पर बढ़ी हुई सफेद दाढ़ी, लंबा कद। देश की जांच एजेंसी एनआईए की गिरफ्त में खड़े इस शख्स के गुनाह इतने संगीन हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस गुनहगार का नाम है तहव्वुर हुसैन राणा। यह वही शख्स है जिसने 17 साल पहले मुंबई हमले की खौफनाक साजिश रची थी। मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जाना देश के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है। तहव्वुर राणा ने ही डेविड हेडली समेत दूसरे आतंकियों के साथ मिलकर मुंबई आतंकी हमले की पूरी साजिश रची थी, जिसके जख्म आज भी देश के लोगों के जहन में ताजा हैं। इस जख्म के 17 साल बाद अब तहव्वुर हुसैन राणा जैसे गुनहगार की गिरफ्तारी ने
एक बार फिर से उस जख्म और दहशत भरी रात की याद दिला दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को 18 दिनों के लिए एनआईए के रिमांड पर भेज दिया है। 18 दिनों के रिमांड के दौरान में उससे जो विस्तार से पूछताछ की जाएगी, उस पूछताछ के दौरान में कई जो पुरानी कहानियां जो हैं वो निकल के फिर से सामने आ सकती हैं और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में विस्तार से पूछताछ के दौरान में कई ऐसे महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा जो अब तक इस मामले में अनसुलझे सवाल बने हुए थे। 26 नवंबर 2008 ये वो वक्त था जब देश की कारोबारी राजधानी मुंबई दहल गई थी। इन आतंकी हमलों से पूरी मुंबई ही नहीं दहली, बल्कि इसकी गूंज पूरे देश और दुनिया के तमाम मुल्कों तक पहुंची। इन सभी हमलों में करीब 200 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हालांकि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 9 आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया गया था और एक जिंदा आतंकवादी अजमल कसाब फांसी के तख्ते तक पहुंचाया गया। और इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी मूल का कनाडियाई नागरिक आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा अब एनआईए की गिरफ्त में हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में गुरुवार को एक हेलीकॉप्टर हडसन नदी में क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में बैठे सभी 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें इंजीनियरिंग कंपनी सीमेंस के सीईओ ऑगस्टिन एस्कोबार, उनकी पत्नी मर्स कैपरूबी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। बेल 206 मॉडल का ये हेलीकॉप्टर मैनहट्टन के हेलीपोर्ट से उड़ान भरकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी होते हुए न्यू जर्सी की ओर जा रहा था। हादसे के बाद इमरजेंसी टीमों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सभी 6 शव नदी से बाहर निकाल लिए गए। 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट और इसके लिए 24 घंटे जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ। नमस्कार।